ठीक है। लास्ट फाइनल चैप्टर, लिखिए हेडिंग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, चलो देखो ये चैप्टर को लेके देखो, वैसे तो स्टूडेंट लोग बहुत भयभीत रहता है, ठीक है, जैसे एक तरफ ट्रिग्नोमेट्री है, वैसे दूसरी तरफ लोग जो है वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को ही लेके डरा हुआ रहता है, बट डरने का कोई बात है नहीं। धीरे धीरे हर एक चीज को डिटेल में आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, आप बस सुनते जाना, समझते जाना, क्वेश्चन जब आएगा तो आप एकदम कंफर्टेबल फील करो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, और मैं वापस से ये अज्यूम करके पढ़ा रहा हूं आपको कि 9 का आपको कुछ भी याद नहीं। ठीक है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिगर जो हम अपने जीवन काल में देखते हैं अपने आसपास। ठीक है, दैट वी शैल बी स्टडिंग ऑल्सो। एक है 2 डायमेंशनल फिगर और एक है 3 डायमेंशनल फिगर। अब कोई अगर मेरे से पूछे कि 2D फिगर हम किसको कहते हैं, तो मैं बहुत सारा एग्जाम्पल देके समझाना चाहूंगा कि जैसे रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, स्क्वायर हो गया, इन सारे चीजों को, ये सर्कल हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, इन सारे चीजों को हम 2D फिगर की तरह ट्रीट करते हैं। और एक चीज आप अपने दिमाग में एकदम क्लियर रखना कि 2D फिगर के विषय में हम 2 ही चीज का पढ़ाई करते हैं, एक है उसका पेरीमीटर और दूसरा है उसका एरिया। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि मैं कोई सर्कल एक बना दूं यहाँ पे, ठीक है ना, इस टाइप से सपोज करो कि मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इस सर्कल का कोई अगर मेरे से पूछेगा ना कि सरफेस एरिया क्या हो, या कोई अगर मेरे से पूछ ले कि सर्कल का वॉल्यूम क्या होगा, तो मैं बोलूँगा कि जाओ मुंह धो के आओ, सवाल ठीक से पूछो, क्या पूछ रहे हो, होता ही नहीं है बात समझ। 2D फिगर जो भी कुछ आप डील करोगे, 2D फिगर से रिलेटेड 2 ही चीज आपसे पूछा जा सकता है, एक है उसका एरिया और दूसरा है उसका पेरीमीटर। अब एरिया का क्या मतलब है, तो एरिया का मतलब है ये जितना व्हाइट कलर का शेडेड रीजन है ना, इसका कोई ना कोई वैल्यू होगा और उसी वैल्यू को हम इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या बोलेंगे, इसका एरिया। ठीक है, कोई अगर मेरे से पूछे कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर का मतलब होता है कि बाउंड्री के किसी एक पॉइंट पर आप खड़े हो जाओ, ऐसा समझो कि आपका ही प्रॉपर्टी है ये, और बाउंड्री के अलोंग आराम से क्या कि एक चक्कर घूम घुमा के आओ। अब जहां से शुरू किया घूम के आके वापस से वहां पहुंचने में जितना डिस्टेंस आपको चलना पड़ेगा ना, गिवन दैट क्या पूरा बाउंड्री कवर कर रहे हो, तो उसी डिस्टेंस से ट्रेवल्ड को हम क्या बोलेंगे, पेरीमीटर। आया बात समझ। एरिया का मतलब आपके फिगर के अंदर का जो भी पोर्शन है, जो भी रीजन है, उस रीजन का वैल्यू, ये एरिया का मीनिंग है। पेरीमीटर का मीनिंग है कि बाउंड्री के किसी एक पॉइंट पर आप खड़े हो जाओ, पूरा बाउंड्री घूम के आओ, और घूम के आके वापस से जहां शुरू किया था वहीं आके रुको। अब ये पूरा का पूरा बाउंड्री घूमने में जितना डिस्टेंस आपको चलना पड़ा होगा, उस डिस्टेंस को हम बेसिकली क्या मान के चलेंगे, पेरीमीटर। ये पेरीमीटर और एरिया का ब्रॉड आइडिया। अब 2D फिगर तो बहुत सारा होता है, ठीक है ना, तो सारे 2D फिगर का एरिया और पेरीमीटर का एक बार थोड़ा थोड़ा हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। वैसे जरूरत इतना ज्यादा खास पड़ेगा नहीं, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो लेट अस बिगिन विथ सर्कल ओनली। तो सर्कल की एरिया का फॉर्मूला एक बार आप लोग पढ़ो जोर से, क्या दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर। सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 पाई आर। सर्कल के केस में थोड़ा स्पेशल है कि पेरीमीटर को हम कभी कभार सर्कमफेरेंस भी कहते हैं, लेकिन बाकी लोग के केस में सर्कमफेरेंस नहीं बोलेंगे, पेरीमीटर वर्ड ही यूज होगा। ठीक है मेरे ख्याल में। सर्कल के बाद आता है आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया बताओ क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, और पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। समझ में आ रहा है ये सब चीज। फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया कितना हो जाएगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए का मतलब क्या है यहाँ पर, साइड, और पेरीमीटर मतलब 3 बार आपको सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो 3 टाइम्स ऑफ ए। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के बाद में आता है स्क्वायर। एरिया क्या हो जाएगा इसका, साइड स्क्वायर, और पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ साइड्स, क्योंकि सारा साइड जो है वो इक्वल है। फिर स्क्वायर के बाद में आता है आपका रोम्बस। इसको हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देख लिया था एक बार कि एरिया का वैल्यू क्या होगा, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स, या हाफ इंटू AC इंटू BD। और पेरीमीटर स्क्वायर के जैसे ही इसमें भी सारा का सारा साइड लेंथ क्या होता है, इक्वल, तो वी कैन से कि 4 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, साइड। फिर रोम्बस के बाद में अगला आता है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का देखो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। फोटो में आप देख सकते हैं कि पैरेलल साइड कौन कौन है, तो मेरे ख्याल में AB और CD, इसीलिए फॉर्मूला में लिखा हुआ है हाफ इंटू AB प्लस CD इंटू हाइट का मतलब दोनों पैरेलल साइड के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि कितना है यहाँ पर H, या थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये AM नहीं AE होना चाहिए था। ठीक है ना, ये मैं इसको काट के ठीक कर देता हूँ, फोटो के हिसाब से इट शुड हैव बीन AM, और जिसको आप आगे चल के हाफ इंटू A प्लस B इंटू H भी कह सकते हैं। ठीक, फिर इसके अंदर में सेंस साइड्स को लेके ऐसा कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है कि सारा साइड इक्वल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि पेरीमीटर का सिंपल मतलब क्या होगा हमारे लिए, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है मेरे ख्याल में। फिर ट्रेपीजियम के बाद में आता है 3D फिगर्स। तो यहां तक सारा का सारा 2D फिगर्स था, और 2D फिगर ब्रॉडली देखो 9 में पढ़ना था हम लोग को, 9 हो गया कंप्लीट। तो 2D फिगर का आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा मेजर कोई यूज आएगा, बट फॉर्मूला आपको सारा का सारा पता होना चाहिए। ठीक है, अगला हम आते हैं 3 डायमेंशनल फिगर। तो 3 डायमेंशनल में देखो आपके सिलेबस में क्या क्या है, एक है क्यूबॉइड, फिर है क्यूब,
फिर है सिलेंडर, फिर है कोन, फिर है स्फीयर, और एक का नाम यहाँ नहीं लिखा हुआ, वो है हेमिस्फीयर, स्फीयर का ही छोटा भाई। ठीक है, एक बार पहले 3D फिगर्स का नाम बताओ आपस से, क्या क्या है? क्यूबॉइड, ट्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर। हम एक एक करके इन सारे के बारे में पढ़ेंगे, सबका सरफेस एरिया भी समझेंगे कि क्या है नहीं है, और सबका वॉल्यूम भी समझेंगे कि क्या है नहीं, और सारा कुछ समझने के अंदर वी शैल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। अब वापस से क्या है कि देखो, इनका सरफेस एरिया और इनका जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला पढ़ाने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको, जैसे यहां पर मैंने आपको समझाया था कि एरिया और पेरीमीटर में क्या फर्क है, एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, वैसे में एक बार 3D फिगर के लिए पहले थोड़ा समझना चाहते हैं कि वॉल्यूम का और सरफेस एरिया का एक्चुअली मीनिंग क्या है। पहले उस चीज को समझते हैं एंड देन वी शैल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, अभी सरफेस एरिया और वॉल्यूम समझाने के लिए मैं एक ये थोड़ा सा डेमो देना चाहूंगा आपको, इसको ध्यान से सुनना और समझना। सपोज करो कि इस किताब को अगर मैं दिखाऊं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये जज करो कि आपके हिसाब से ये 3D फिगर है कि 2D फिगर है। 3D फिगर है। पुराने आइडिया से आप मेरे को बता सकते हैं कि ये कौन से शेप को रिजेंबल कर रहा है, क्यूबॉइड के शेप को रिजेंबल कर रहा है। अब आप पहले समझिए कि सरफेस एरिया का क्या मतलब। सरफेस एरिया का मतलब है कि ये जो भी फिगर आपको दिखाई दे रहा है ना, उसके पास ये विल सी कि बहुत सारा फेस, बहुत सारा फेस। जैसे इसमें एक आप देख सकते हैं कि अप्लाइड मैथ्स लिखा हो, पीछे अपने ही किताबों का प्रचार किया हुआ है। ये वाला एंगल देख सकते हैं जहां पर फिर से अप्लाइड मैथ्स लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा डिजाइन अलग है। यहाँ अलग डिजाइन है, यहाँ अलग डिजाइन, यहाँ बेचारा कुछ लिखा ही नहीं है। ये वाले में भी कुछ नहीं लिखा है, लेकिन इसका डायमेंशन इससे डिफरेंट, और यहाँ वाले में भी कुछ नहीं है। आई कैन से कि ये वाला और ये पीछे वाला तो सेम, बट ओवरऑल आई कैन सी हियर कि यार 6 फेस देखो, 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर मेरे ख्याल। सरफेस एरिया का मीनिंग होगा कि इन सारे फेसेस के इंडिविजुअल एरिया का सम टोटल, इन सारे फेसेस के इंडिविजुअल एरिया का सम टोटल। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, एरिया का सम टोटल। जैसे बहुत सारा फेस है ना, और इंडिविजुअली किसी फेस को अगर आप देखोगे तो मोस्टली 3D फिगर्स में क्या होता है कि ओवरऑल तो ये 3D है, लेकिन एक फेस पे अगर पर्टिकुलरली आप फोकस करोगे तो वो आपको 2D फील देगा कि ये तो 2D है। ओवरऑल ये 3D है, लेकिन जिस पेज पे अप्लाइड मैथ्स लिखा हुआ है, इस पेज को अगर मैं देखूं तो ये तो मेरे को रेक्टेंगल का फील दे रहा है कि इसका लेंथ है, इसका ब्रेथ है। आ रहा बात समझ? क्लियर है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि किसी भी 3D फिगर के सरफेस एरिया का क्या मीनिंग है, तो सरफेस एरिया का मीनिंग होता है कि उस 3D फिगर में जितना फेस है उन सारे फेसेस के इंडिविजुअल एरिया का सम टोटल, ये होता है सरफेस एरिया का मीनिंग। अब जैसे इसका सरफेस एरिया अगर मेरे को निकालना है तो थोड़ा सोचना आप ध्यान से, मैं आपको कुछ बताता हूं। ऐसा मान के चलो कि इसको, इस वाले पार्ट को हम बी मानेंगे। क्या मानेंगे बताओ? इस लंबे वाले पार्ट को हम एल मानेंगे, लेंथ, बी मतलब ब्रेथ, और ये जो ऊंचा सा है इसको हम मानेंगे हाइट। ठीक है, तो आप मेरे को बताओ कि ये जो है ये एक रेक्टेंगल है जिसका ये पार्ट कितना है आपके हिसाब से एल, और ये पार्ट कितना है आपके हिसाब से बी। तो इस पेज का एरिया कितना होगा? एल बी, एल इंटू बी। जैसा ये एग्जैक्टली वैसा ही इसके पीछे वाला, तो ये अगर एल इंटू बी तो ये वाला भी एल इंटू बी। तो इन दोनों पोर्शन के एरिया का सम टोटल कितना हो गया? 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस एल इंटू बी, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ एल इंटू बी। फिर आप एक बार आ जाओ इस वाले, इसमें ये क्या था? ब्रेथ, बी। लंबे वाले को लेंथ माना था, छोटे वाले को ब्रेथ माना था, ये बी था, और ये क्या था? एच। तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? बी इंटू एच। जैसा ये एग्जैक्टली वैसा ही है, तो बी इंटू एच कितने बार आ रहा है? 2 बार। और लास्टली ये वाला, ठीक है, ये वाला, इसमें ये क्या है? एल, ये क्या है? एच। तो ये फिर से एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया कितना हो जाएगा? एल इंटू एच। इधर वाला भी एल इंटू एच, तो एल इंटू एच भी कितने बार आया? 2 बार आया। अब अगर कोई मेरे से पूछे कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो आई विल से कि देखो 2 बार एल बी, 2 बार बी एच और 2 बार एल एच। फिर से बोलो क्या क्या आया? 2 बार एल बी, 2 बार बी एच और 2 बार एल एच। ओवरऑल फॉर्मूला जैसा अगर बोले तो क्या बोलेंगे? ट्वाइस एल बी प्लस ट्वाइस बी एच प्लस ट्वाइस एल एच। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? इस चीज को बोला जाएगा सरफेस एरिया। हम और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सरफेस एरिया का एक बार यहीं पे स्टॉप कर दे। आप लोग एक बार बताओ कि सरफेस एरिया का मीनिंग क्या आपके हिसाब से? सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल द फेसेस। रिपीट करूं, सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल द फेसेस। एक बार और रिपीट करूं, सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल द फेसेस। चलेगा मेरे ख्याल? पक्का? ठीक है, तो ये मीनिंग हो गया सरफेस एरिया का। नेक्स्ट थोड़ा सा हम बात करते हैं वॉल्यूम। सृष्टि बॉटल तो एक, ये बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है। बहुत जगह पे आपको ये सब चीज का एक्सप्लेनेशन ठीक से मिलेगा नहीं, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से सोचना एक बार, तो आई थिंक समझ में आ जाएगा। आप इधर थोड़ा हेल्प चाहिए, इसको पकड़ लो एक बार, ठीक है? एक बार आप इसको नीचे कर, एकदम नीचे हटा दो, अपने उस साइड में रख लो, ठीक है?
अभी क्या है देखो, ये मेरा हाथ है, मैं यहाँ पे खुद को मूव करा पा रहा हूँ, ये जगह इस रूम का मेरे हाथ के मूवमेंट के लिए खाली पड़ा हुआ। अब बॉटल पकड़ लो आप, मेरे सामने ऐसे नीचे पकड़ लो आप उसको। अब देखो यही हाथ है, यदि ये बॉटल यहाँ ना होता ना तो मैं मस्त अपने हाथ को घुमा पाता और इसको भी, समझ रहे हो, मैं जा पाता। लेकिन अगर ये आ जाता है तो ये मेरे मूवमेंट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, राइट। इसको तो पार करके नहीं जा सकता मैं, ये तो धकेल के गिराना होगा फिर मैं जा सकता हूँ। लेकिन मेरे मूवमेंट के लिए इसके ना होने से ये जगह मेरे पास था, अब लेकिन इसके होने की वजह से वो जगह मेरे पास नहीं। तो कोई अगर मेरे से पूछे कि इसका वॉल्यूम क्या है, तो उसका एक अंडरस्टैंडिंग होता है कि ये जितना जगह खा रहा ना इस रूम में, जो अब फ्री मूवमेंट के लिए नहीं अवेलेबल है मेरे को, वो है इसका वॉल्यूम। सरफेस एरिया का मतलब है सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल द फेसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम का मतलब है कि इस रूम में या स्पेस में या 3 डायमेंशन में ये जहां पे है, ठीक है ना, उस जगह पे कोई और तो नहीं हो सकता। तो ये खुद के लिए जितना जगह खा रहा है, ये बाकी लोगों के मूवमेंट के लिए जितना जगह को रोक रहा है, वो हो गया इसका वॉल्यूम। ये एक अंडरस्टैंडिंग आया, बात समझ। ये अंडरस्टैंडिंग आप इस किताब वाले एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं। मान लीजिए किताब यहाँ ना होता तो मेरा हाथ आराम से मूव करता है, अब ये किताब है बीच में तो रोक रहा ना, हाथ अटक गया। आया बात समझ। अब ये जितना जगह खा रहा है जहां से मैं मूव नहीं कर सकता हूं, वो इसका वॉल्यूम। ये इसका एक अंडरस्टैंडिंग। दूसरा अंडरस्टैंडिंग क्या है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आप पानी या दूध या चाय कुछ भर सकते हो, जैसे किताब में तो नहीं भर सकते, तो दूसरा एस्पेक्ट इस पे एप्लीकेबल नहीं। लेकिन बॉटल वाले एस्पेक्ट में क्या है कि एक तो वो जगह कितना खा रहा था वो वाला एस्पेक्ट भी है, और दूसरा क्या है कि सिंस इसके अंदर में कुछ खाली जगह है, मैं पानी वानी डाल सकता हूं, तो इसके वॉल्यूम का एक इंटरप्रिटेशन ये भी होगा, द अमाउंट ऑफ लिक्विड दैट आई कैन फिल इनसाइड द बॉटल। नहीं आया समझ। सरफेस एरिया का एक ही अंडरस्टैंडिंग है कि सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल द फेसेस, लेकिन वॉल्यूम का 2 अंडरस्टैंडिंग है कि ये जितना जगह खुद रोक के बैठा रहेगा जहां दूसरा लोग को मूव नहीं करने देगा, एक वो अंडरस्टैंडिंग है। दूसरा अंडरस्टैंडिंग क्या है कि अगर इसके अंदर में पानी भरने का सहूलियत है, फैसिलिटी है, तो जितना पानी इसमें डाल के मैं फिल कर सकता हूं वो भी इसी का वॉल्यूम कहलाएगा। तो वॉल्यूम का ये 2 अंडरस्टैंडिंग। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर? रिपीट करूं कि हो जाएगा? हो जाएगा, ठीक है, आप बैठो। थैंक यू। लो पास। एक बार और पूछता हूं, पहले बताओ कि फिगर्स कैसा कैसा होगा, 2D और 3D। 2D के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे? पेरीमीटर और एरिया, पेरीमीटर और एरिया। 3D के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे? सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ क्यूबॉइड का पेरीमीटर क्या होगा, तो आप बोलना नॉनसेंस। 3D का सरफेस एरिया होगा और वॉल्यूम होगा, एरिया नहीं होगा, पेरीमीटर नहीं होगा। सिमिलरली 2D का एरिया होगा, पेरीमीटर होगा, सरफेस एरिया नहीं होगा, वॉल्यूम नहीं होगा। कोई पूछ ले कि सर्कल का वॉल्यूम बताओ, नॉनसेंस। कोई बोले कि सर्कल का सरफेस एरिया बताओ, नॉनसेंस। रेक्टेंगल का वॉल्यूम बताओ, नॉनसेंस। ठीक है, पहले तो ये चीज क्लियर करो, फिर उसके अंदर 2D का इतना ज्यादा जरूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत चाहिए अगर, तो फॉर्मूला मैंने दिखा दिया आपको। 3D के अंदर में जब आप सरफेस एरिया और वॉल्यूम को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो सरफेस एरिया का मीनिंग क्या होगा आपके लिए कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसके सारे एरियाज का सम टोटल, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसके सारे एरियाज का सम टोटल। और वॉल्यूम का मतलब क्या होगा? वॉल्यूम का 2 मतलब, इन दोनों को क्लियरली अपने दिमाग में जो है वो सेट रखना, ठीक है। पहला मतलब ये है कि जितना जगह वो ऑब्जेक्ट खाएगा, जहां आप पहले अपना मूवमेंट कर सक रहे थे लेकिन अब उस ऑब्जेक्ट के बीच में आने की वजह से आप नहीं कर सक रहे हो, जितना जगह वो रोक रहा है खुद के लिए, वो जगह हो गया उसका वॉल्यूम, पहला बात। दूसरा बात है कि अगर उस ऑब्जेक्ट के अंदर में लिक्विड फिलिंग का फैसिलिटी है, तो आप जितना लिक्विड उसमें फिल कर सकते हो वो सारा का सारा आपका क्या कहलाएगा? उसका वॉल्यूम। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्लियर मेरे ख्याल में आइडिया क्या है। इसके बाद में जो भी स्टैंडर्ड फिगर्स हैं उन सारे का सरफेस एरिया और वॉल्यूम का इसी तरीके से फॉर्मूला होगा, वो एक एक करके हमको रट के रखना है, ठीक है। तो बिगिन करेंगे हम क्यूबॉइड से, और हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम का फॉर्मूला एक साथ ही पढ़ते जाएंगे। ये सब एक भी आपको लिखना नहीं है, एक बार के लिए बस समझ लो, उसके बाद फिर क्वेश्चंस करेंगे तब आप लोग लिखना स्टार्ट करें। क्यूबॉइड का सबसे पहले देखो एग्जांपल्स, ब्रिक। फिर मानो कि कोई भी टाइप का बॉक्स, दूध का डब्बा ले लो आप, अमूल दूध जो आता है, अमूल घी जो आता है। फिर सपोज करके एक्वेरियम, मछली रखने के लिए। ये सारा का सारा किसका एग्जाम्पल है? क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड को मैथमेटिकली देखें तो देखो ऐसा कोई स्ट्रक्चर होगा हम लोग के लिए, जिसमें ये वाला पार्ट क्या होगा हम लोग के लिए? लेंथ, ये क्या होगा? ब्रेथ, और ये क्या होगा? हाइट। ये जो रूम है ओवरऑल, इसको भी हम क्या कह सकते हैं कि क्यूबॉइड। क्लियर मेरे ख्याल में। फिर इसका टोटल सरफेस एरिया तो मैंने आपको समझा ही दिया कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस 2 टाइम्स ऑफ BH प्लस 2 टाइम्स ऑफ LH, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या होता है कि 2 और आइडिया है, एक होता है ओपन सरफेस एरिया का और एक होता है लेटरल सरफेस एरिया का। ओपन सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि जो भी आपका ये सामान है ना, इसका एक सरफेस छोड़ दो। और क्यूबॉइड के केस में बाय डिफॉल्ट हम हमेशा जो है
वो सीलिंग वाला सरफेस ही छोड़ते हैं। अगर एक सरफेस छोड़ने का बात हो, हम इसी को छोड़ेंगे, आए बात समझ, किसी और को नहीं छोड़ेंगे। ये अपने आप में कितना एरिया रिप्रेजेंट कर रहा था? एल बी ये वाला भी था, एल बी ये वाला भी था, और दोनों की वजह से एल बी कितने बार था आपके फॉर्मूला में? 2 बार। अगर आप इस पार्ट को छोड़ देते हो तब एल बी कितने बार रहेगा? 1 बार। इसीलिए आप देखो कि ओपन सरफेस एरिया के केस में आपका फॉर्मूला 2LB से हट के ये सिर्फ 1 बार LB, 2 बार BH और 2 बार HL हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ओपन सरफेस एरिया का मतलब ही यही होता है कि आप एक सरफेस को छोड़ो, और क्यूबॉइड के केस में इट इज ऑलवेज बाय डिफॉल्ट हम LB वाले पार्ट को ही छोड़ें। जैसे ये रूम क्यूबॉइड है, अगर मेरे को सारा पार्ट लेना है फिर तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, और अगर एक पार्ट छोड़ना है तो बाय डिफॉल्ट हम हमेशा सीलिंग को ही छोड़ेंगे। आया बात समझ? फिर आता है आपके लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया को कई बार हम एरिया ऑफ 4 वॉल भी बोलते हैं, और जैसे ही मैं एरिया ऑफ 4 वॉल बोलूं लॉजिकली आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा ठीक है, इस बार टॉप भी छोड़ देंगे और साथ ही साथ बॉटम भी छोड़ देंगे, बस वाल को लेके रखेंगे। आया बात समझ? तो यदि टॉप बॉटम दोनों छोड़ दोगे आप तो LB तो दोनों बार गया फिर आपका। आया बात समझ? फिर क्या बचा होगा आपके पास में? 2 टाइम्स ऑफ BH और 2 टाइम्स ऑफ HL। LB तो पहले एक बार चला गया इसके चक्कर में, फिर एक बार चला गया इसके चक्कर में, तो पूरा ही LB गायब है। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला, 2 टाइम्स ऑफ LH प्लस 2 टाइम्स ऑफ BH, नो LB विल बी देयर। एंड इफ यू वांट तो आप इसमें से क्या है कि 2 और H दोनों को ही कॉमन ले सकते हैं, उसके चक्कर में ये देखने में ऐसा हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B इंटू H। ठीक है, एक बार मैं फटाफट पूछना चाहूंगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड तीनों फॉर्मेट। पहले टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बताओ जल्दी से। नहीं, ये थोड़ा सा ना अपन वो करेंगे, मेक श्योर करेंगे। आप ब्रैकेट में मत बोल, आप मेरे को अलग अलग से, ठीक है? बोलो 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH। ओपन में क्या होगा कि एक सरफेस आप छोड़ेंगे 2LB से, वो क्या हो जाएगा? LB। फिर आपका फॉर्मूला क्या होगा? LB प्लस 2BH प्लस 2LH। और एरिया 4 वॉल में 2 सरफेस छोड़ेंगे आप, फ्लोर भी छोड़ देंगे और सीलिंग भी छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला? LB पूरा गया 2 इंटू BH प्लस 2 इंटू LH। फिर कॉमन वॉमन ले सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। आया समझ? ये हो गया आपके फॉर्मूला फॉरवर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, डिफरेंट सिचुएशन। फिर इसके बाद में आता है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है L इंटू बी इंटू एच। क्या फॉर्मूला है बताओ? L इंटू बी इंटू एच। रिपीट करूंगी हो जाएगा। ओके, क्यूबॉइड का ही एक और फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं क्यूब। अब क्यूबॉइड और क्यूब में क्या फर्क है? तो देखो क्यूबॉइड में क्या होता है कि L थोड़ा ज्यादा लंबा होता है, B कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा होता है, H कंपैरेटिवली थोड़ा सा और छोटा होता है। बेसिकली इफ आई से कि क्या होता है तो आई विल से कि L, B, H तीनों का वैल्यू अलग अलग होता है। क्लियर मेरे ख्याल में? क्यूब के अंदर में क्या होता है कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों का तीनों क्या हो जाता है? सेम। और तीनों का वैल्यू अलग अलग होने की वजह से इसके किसी भी एक फेस को जब आप देखोगे ना तो आपको रेक्टेंगल वाला फील आएगा। लेकिन क्यूब के अंदर में क्या होता है कि L, B, H तीनों सेम हो जाता है। उसके चक्कर में फिर क्या है कि कोई भी जो एक फेस है उसका वो आपको रेक्टेंगल का फील नहीं देगा। किसका फील देगा? स्क्वायर का फील देगा। क्लियर मेरे ख्याल में? क्योंकि सारा लेंथ, ब्रेथ, हाइट तो सेम है। तो अगर किसी भी एक फेस को आप नोटिस करते हो तो आपको इसमें क्या मिलेगा कि ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, चारों पार्ट क्या हो गया? इक्वल। और चारों पार्ट इक्वल दोस्तों क्या बोलोगे आप? स्क्वायर। ठीक है, तो उस चक्कर में क्या होता है देखो कि जैसे क्यूब को अगर आप देखो तो क्यूब ऐसा होता है। पिछले बार कितना फेस आ रहा था आपके पास में? 6। इस बार भी फेस कितना आएगा? 6। पिछले बार एक फेस का जो एरिया है वो तो डिपेंड कर रहा था कि हम कौन से फेस को देख रहे हैं। किसी का LB आ रहा था, किसी का BH आ रहा था, किसी का HL आ रहा था। इस बार तो सारा का सारा फेस सेम टू सेम आइडेंटिकल है। तो एक फेस का सिंस मान लो कि ये स्क्वायर की तरह बिहेव कर रहा है और जिसका साइड लेंथ मान लो कि हम L मान के चल रहे हैं, तो एक फेस का ओवरऑल एरिया कितना हो जाएगा? सोचो, L स्क्वायर, साइड स्क्वायर होना चाहिए। टोटल फेस कितना आपके पास में? 6। 6 फेस का टोटल एरिया कितना हो जाएगा? 6L स्क्वायर। इसीलिए क्यूब के केस में टोटल सरफेस एरिया का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 6L स्क्वायर। क्लियर? फिर ओपन का मतलब है कि एक फेस छोड़ना है। टेक्निकली तो हम इस बार भी सीलिंग को ही छोड़ेंगे पहले, ठीक है ना? बट सीलिंग को छोड़ने का मतलब है कि 6L स्क्वायर से 1L स्क्वायर कम हो गया और अब आपका एरिया कितना हो जाएगा? 5L स्क्वायर। अगर मान लो कि 2 छोड़ना है तो वापस से टॉप छोड़ना है और कौन सा छोड़ना है? बॉटम छोड़ना है। लेकिन सबका सब तो L स्क्वायर ही है, तो 2 बार अगर L स्क्वायर छोड़ देते हो तो 6L स्क्वायर से क्या हो जाएगा? 4L स्क्वायर। क्लियर? और लास्टली इसका वॉल्यूम, तो पिछले बार वॉल्यूम क्या था आपका? L इंटू बी इंटू एच। इस बार भी फॉर्मेट वही होगा, L इंटू बी इंटू एच, लेकिन सबका सब तो इक्वल है। तो L इंटू L इंटू L अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा? L क्यूब। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? फिर क्यूब के बाद में अगला आता है आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब राइट सर्कुलर सिलेंडर कोई बहुत भारी भरकम चीज नहीं है। राइट सिलेंडर का मतलब ये होता है, बॉटल दिखाओ एक बार। ये राइट सर्कुलर सिलेंडर कह सकते हो मोटा मोटा, मतलब कोई भी ऐसा सिलेंडर जिसको ऐसे रखने के बाद में ग्राउंड से वो 90 डिग्री पे रहे, उस टाइप के सिलेंडर को राइट सर्कुलर सिलेंडर बोला जाता है। बहुत सारा डिजाइनर लाइट वाइट अगर आप देखोगे तो वैसे टेढ़ा होता है, उसमें बल्ब लगाया हुआ होता है। दे आर नॉट राइट सर्कुलर सिलेंडर्स।
ठीक है। राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब है कि ग्राउंड पे उसको छोड़ देने के बाद में इट शुड बी एट 90 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड, उसको कहेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्लियर है। हमारे लिए पूरे चैप्टर के अंदर में जो भी सिलेंडर होगा ऑल ऑफ देम आर राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। ठीक, अब देखो पहले कुछ एग्जांपल्स देख लो कि सिलेंडर हम कहते किसको है। तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है आपका ये वाला, ये है आपका सिलेंडर का एग्जांपल। कैंडल्स वगैरह सारा सिलेंडर है, पाइप आपका सारा का सारा सिलेंडर है। फिर मान लो कि ये भी एक डिजाइनर कैंडल ही है, ये भी सिलेंडर। ठीक है, बॉटल आप देख सकते हैं कि सिलेंडर है। ठीक, मैथमेटिकली सिलेंडर हमारे लिए देखने में ऐसा होता है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में जैसे मान लो कि क्यूबॉइड के अंदर में आपके पास में टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितना था, रिकॉल करो 6। इसमें टोटल नंबर ऑफ फेसेस होगा 3। मैं दिखाता हूं कौन सा। देखो ये व्हाइट वाला ऊपर वाला, फिर एक नीचे सर्कल होगा आपके पास में, और ये बीच में होगा ये वाला। ठीक है ना, जहां से हम बॉटल वगैरह को पकड़ते हैं, ग्लास को पकड़ते हैं। ठीक है, ऊपर वाला का जो शेप है इंडिविजुअली वो क्या है, सर्कल, तो एरिया कितना हो जाएगा उसका, पाई आर स्क्वायर। नीचे वाला का शेप भी क्या है, सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर। बीच वाले के शेप के लिए थोड़ा हम डिस्कशन कर सकते हैं। कॉपी चाहिए होगा एक, किसी का सब पतला कॉपी है तो आपको वाला ठीक लग रहा है, थोड़ा फील लेना एक बार। हाँ, मान लो कि ये सिलेंडर है, ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। ऊपर वाला का एरिया तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला का एरिया। और आपने ये खाली मान के मत चलो, आप सोचो कि ये कवर्ड है पूरा, तो इसका एरिया फिर से बताओ एक बार, पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया फिर से बताओ एक बार, पाई आर स्क्वायर। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन रहता है कि यार इस वाले पोर्शन का एरिया क्या हो जाएगा। तो इस वाले पोर्शन का एरिया के लिए मैं एक ट्रिक आपको समझा रहा हूं, इसको थोड़ा देखना और बाद में फिर एज अ फॉर्मूला उसको रट ले। ठीक है, ये जो भी सिचुएशन है ये तो कोई स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है नहीं जो मेरे जान पहचान को जिससे मैं फॉर्मूला लगा दूं इसमें, लेकिन एक काम कर सकते, एक एकदम धार वाला चाकू या ब्लेड लेके आओ, यहाँ पे भिड़ाओ उससे, उसको काट दो सीधा से, और काट के इसको ऐसे कर सकते हो ना। पहले ये फोल्डेड है ऐसे, तो आपको ये सिलेंडर जैसा फील दे रहा है। एक चाकू अगर यहाँ भिड़ा के ऐसे लगा दोगे इसको, तो ये खुल के ऐसा हो जाएगा आपके लिए। और अब ये क्या है आपके लिए, रेक्टेंगल। जब ये मुड़ा हुआ था तो क्या था आपके लिए, सिलेंडर, लेकिन कटने के बाद में और खुलने के बाद में ये क्या है आपके लिए, रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का मैं मान के चलता हूं कि ये पार्ट लेंथ होगा और ये पार्ट मान लो कि ब्रेथ होगा। अब एक बार आप आ जाओ कि जब ये मुड़ा हुआ था तब क्या था, सिलेंडर था, और सिलेंडर के हिसाब से ये वाला पार्ट क्या होता है हमारा, एच। ठीक है ना, तो कटने के बाद में जो ये चीज निकलेगा ये क्या होना चाहिए, एच। कटने से पहले जो ये पोर्शन है ऊपर वाला, ये क्या था आपका, सर्कल। तो ये बाउंड्री लेंथ कितना रहा होगा, 2 पाई आर। और कटने के बाद में जब ये ऐसे हो जाएगा तो भी तो लेंथ कहीं गया नहीं ना, मैंने वेस्ट तो नहीं किया, काट के फेंका तो नहीं कुछ भी, जितना था अभी भी उतना ही है। तो अब ये कितना रहा होगा बताओ, 2 पाई आर, अभी भी पहले के तरह। तो ये 2 पाई आर हो गया और ये आपका एच हो गया, तो ये पोर्शन का एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एच। ठीक है, तो सिलेंडर के केस में फिर से आप एक बार देख लो, ऊपर वाला पार्ट क्या है आपके लिए, पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला पार्ट क्या है, पाई आर स्क्वायर, और बीच वाला पार्ट जहां से आप इसको पकड़ेंगे वो क्या हो गया आपके लिए, 2 पाई आर इंटू एच। ठीक है, इफ आई आस्क यू कि टोटल सरफेस एरिया क्या हो, एकदम आराम से पार्ट बाय पार्ट सोचो आप तो जोड़ जोड़ के बताओ, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में यू विल नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई द फॉर्मूला डायरेक्टली, हर जगह आपको सोचना ही होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट का एरिया बताओ, पाई आर स्क्वायर। नीचे वाले पार्ट का बताओ, पाई आर स्क्वायर। बीच वाले पार्ट का बताओ, 2 पाई आर इंटू एच। तो पाई आर स्क्वायर कितने बार, 2 बार। तो आप दिमाग में ऐसा रखो कि अच्छा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। फिर से रिपीट करो, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर इंटू एच। ओपन सरफेस एरिया जब आपको चाहिए होगा ना, तो टेक्निकली आप एक सरफेस छोड़ोगे, और सिलेंडर के केस में बाय डिफॉल्ट हम एक सर्कल छोड़ते हैं। आप एग्जांपल ले सकते हो कि अगर आपके पास में एकदम से सिलेंड्रिकल फॉर्म में पानी पीने का ग्लास है, तो उसमें आप देखो कि ऊपर का एक पार्ट खाली है और नीचे का एक पार्ट क्लोज है, और बीच वाला पार्ट तो है ही उसके अंदर। ठीक है ना, तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा सोचो, ये पार्ट है उसमें तो 2 पाई आर एच, प्लस नीचे का पार्ट भी कवर्ड है तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। आया बात समझ। तो हमारे लिए ओपन सरफेस एरिया इन केस ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। रिपीट करो, बोलो जोर से, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। एक बार और बोलो, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। क्लियर की, रिपीट करो, क्लियर। फिर आप ऐसा सोचो कि ये जो पाइप होता है ना इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है ना, या सपोज करो कि घर में जो पानी का भी पाइप यूज हम करते हैं कि ऊपर के छत के टंकी से मान लो कि अपने टैप तक पहुंचाने के लिए, वो पाइप जो है वो यू विल फील कि दोनों साइड से खुला हुआ होता है। ये और सिंपल एग्जांपल लेता हूं, स्ट्रॉ सोचो। स्ट्रॉ भी तो देखने में सिलेंडर जैसा ही है बेसिकली अगर मैं सोचूं एक तरीके से तो, लेकिन स्ट्रॉ का दोनों एंड पैक्ड है कि खुला हुआ है, खुला हुआ है। तो उस सिचुएशन को हम बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या बोलेंगे बताओ, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्यूब और क्यूबॉइड के केस में इफ यू लीव 2 फेसेस देन द रिमेनिंग थिंग इज कॉल्ड लेटरल सरफेस एरिया। लेकिन सिलेंडर के केस में जब आप 2 फेस छोड़ देते हैं तो जो बचा हुआ पार्ट है दैट इज नोन एज कर्व्ड सरफेस एरिया।
कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, बोथ आर वन एंड द सेम थिंग, लेकिन क्यूब क्यूबॉइड में हम उसको लेटरल सरफेस एरिया बोलेंगे, सिलेंडर केस में क्या बोलेंगे उसको, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्लियर है कि रिपीट करो? क्लियर है मेरे ख्याल में? थोड़ा फटाफट ट्राई करना। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ठीक है। सिलेंडर का ओपन सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, और लेटरल नहीं सॉरी कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू एच। रिपीट करूंगी, हो जाएगा? हो जाएगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। क्या है वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। चलेगा? ओके, थैंक यू। थोड़ा देख लेते हैं आप। देखिए यहां पर एरिया ऑफ बेस, ये आप देख सकते हैं कि इसके एरिया का बात चल रहा है पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया मैंने एक्सप्लेन कर दिया 2 पाई आर एच कैसे आता है। टोटल सरफेस एरिया मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया और एरिया ऑफ टू सर्कुलर फेसेस का सम, तो टेक्निकली ऐसा है। आप ये कॉमन लेके याद मत रखना, आप तो इसी को याद रखो, यही बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। फिर ओपन सरफेस एरिया में देखो कि 2 पाई आर स्क्वायर से 1 पाई आर स्क्वायर हो गया है, और 2 पाई आर एच एज इट इज है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला आपके लिए क्या रहेगा बताओ? पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सिलेंडर। सिलेंडर के बाद क्या फिगर था आपका? कोन। पहले क्या था? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के बाद क्या था? क्यूब। क्यूब के बाद क्या आया? सिलेंडर। और सिलेंडर के बाद में आएगा कोन। कोन को आप देख सकते हैं कि ये आइसक्रीम कोन है, ये सैंड कोन है, और ये मान लो कि कोनिकल कैंडल्स। ये सारा शेप को हम लोग जो है वो कोन बोलते हैं। मैथ्स में जब हम कोन देखेंगे तो हमारा कोन जो है वो इस टाइप का, ठीक है। इसके अंदर में देखो, जैसे मान लो कि वापस से मैं क्यूबॉइड से अगर स्टार्ट करूं तो क्यूबॉइड में ओवरऑल कितना फेस था बताओ? 6। फिर क्यूब में कितना फेस था? 6। फिर सिलेंडर में आके कितना कम हो गया? 3 हो गया वो। और इसमें आके टेक्निकली बोलूं तो 2 ही है। सोच के देखो, एक शेप से अगर बात करें आप, तो इस आइसक्रीम में मान लो कि एक तरफ वो है जहां से आप पकड़ेंगे, और दूसरा तरफ वो है जिसको आप खाएंगे। तो ये जो खाने वाला है ये सर्कल है, और जो पकड़ने वाला है उसको इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बोला जाएगा। आया बात समझो? 2 ही फेस है इसके पास। क्लियर? तो देखो उस 2 फेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। अब जैसे मान लो कि क्यूबॉइड का अगर मैं बात करूं तो सारा डिस्कशन करने के लिए मेरे को क्या क्या चीज का हेल्प लेना पड़ा? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। सिलेंडर का अगर मैं बात करूं तो रेडियस और हाइट का। उसी तरीके से अगर मैं कोन का बात करूं तो देयर आर 3 थिंग्स जिसका हेल्प हमको लेना पड़ेगा टू स्टडी द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। दोस 3 थिंग्स आर, एक तो है आपके जो बेस वाला आपका सर्कल है ना, उसका रेडियस आर, ये वाला, ठीक है। एक सेकेंड, एक तो इस रेडियस का बात करना है आपको। टॉप से जो डायरेक्टली परपेंडिकुलर लेंथ होगा ना नीचे ड्रॉप्ड, उसको हम लोग बोलेंगे हाइट ऑफ द कोन। और जो ये टेढ़ा वाला डिस्टेंस होगा ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, ठीक है। नीचे वाला जो सर्कल है उसके रेडियस को हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ बेस। टॉप से लेके बॉटम तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे हाइट ऑफ द कोन। और जो ये टेढ़ा वाला डिस्टेंस होगा इससे क्या बोलेंगे हम लोग बताओ? स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। फिर इससे रिलेटेड देखो क्या क्या पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है आपकी कि एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये ऑब्वियस है कि हर बार एग्जिस्ट करेगा हमेशा बिकॉज ऑफ पाइथागोरस। आप देख सकते हैं कि ये तीनों मिला के जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। इसमें ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री। और ये फिर क्या हो जाएगा आपके लिए? हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये कोन के केस में हमेशा एप्लीकेबल। पहला बात। दूसरा बात है कि कोन के अंदर में सिंस मैंने आपको बोला कि 2 ही सरफेस है, एक हो गया ये नीचे वाला आपका सर्कल और एक ये हो गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इन दोनों का जो फॉर्मूला है वो आपको इंडिविजुअली याद रखना है। नीचे वाला तो सिंस सर्कल है तो उसका एरिया डायरेक्टली क्या बोल सकते हो? पाई आर स्क्वायर। और जो ये टेढ़ा वाला एरिया है, आप इसको टोपी के फॉर्म में सोचो तो टोपी जहां से पकड़ के बिठाओगे या उठाओगे, या आइसक्रीम के केस में सोचो तो जहां आप पकड़ के रखोगे वो वाला पार्ट हो गया इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। और उसके एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल। क्या है फॉर्मूला बताओ? पाई आर एल। एक्सप्लेन करने में मतलब टाइम लगेगा थोड़ा सा, और कोई काम का है नहीं, तो इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं इसको कि ये कैसे आया, इसको आप डायरेक्टली याद करके रखें, ठीक है ना। तो फिर से बताओ मेरे को अब कि कोन में टोटल फेस कितना होगा आपके लिए? 2। टोटल फेस कितना होगा? 2। एक होगा आपका सर्कुलर बेस और दूसरा क्या होगा आपका? कर्व्ड सरफेस एरिया। सर्कुलर बेस का टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया का एरिया पाई आर एल। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। इससे अगेन आई विल से कि बेटर रहेगा कि आप इसको ब्रेक करके याद रखो, ठीक है। पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। अभी देखो, अभी तक जो भी हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमारे पास में बहुत लिबर्टी था कि एक फेस छोड़ो तो हम बोलेंगे कि ओपन सरफेस एरिया हो गया, 2 फेस छोड़ो तो हम बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। कोन में तो उतना फेस ही नहीं है, एक ही फेस छोड़ सकते हो, और छोड़ने के बाद में जो एरिया बचेगा उसको चाहो तो ओपन सरफेस एरिया बोल लो, या चाहो तो लेटरल सरफेस एरिया बोलो, और चाहो तो कर्व्ड सरफेस एरिया बोलो। आया बात समझ? ज्यादा प्रेफर वैसे कौन सा किया जाता है? कर्व्ड सरफेस एरिया। और उसका एरिया का वैल्यू कितना हो जाएगा? पाई आर एल। वॉल्यूम का फॉर्मूला थोड़ा बहुत सिलेंडर से मिलता जुलता है। सिलेंडर केस में देखोगे तो कितना था? पाई आर स्क्वायर एच।
और कोन के केस में वो क्या होगा, बस एक 1/3 का फैक्टर जो है वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर मेरे ख्याल। तो इसके साथ में कोन का भी सब कुछ खत्म। और कोन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हमेशा याद रखें। कोन के बाद में अगला फेस आता है आपका स्फीयर। ठीक है, अब स्फीयर देखो ये सारा का सारा स्फीयर का एग्जाम्पल है। बनाते समय हम जब भी बनाएंगे ना, जैसे मान लो कि कोई मेरे को बोले कि स्फीयर बनाओ, तो मैं तो ऐसा बना के छोड़ दूं, तो लोग को लगता है कि अच्छा सर्कल स्फीयर एक ही है, लेकिन नहीं, सर्कल स्फीयर एक नहीं। हमारे बनाने का लिमिटेशन है बोल के हम इसको ऐसे बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअली स्फीयर का मतलब ये सारा का सारा शेप्स होता है। टेनिस बॉल ले सकते हो, स्वीट लाइन, मेटेलिक बॉल, ये भी मेटेलिक बॉल ही है वैसे। ठीक है मेरे ख्याल में। अब स्फीयर के केस में वापस से देखो वही है, एक सेकंड रुकना। पहले तो ये सोचो कि वापस से आप क्यूबॉइड से बिगिन करो। क्यूबॉइड में शुरू में कितना सरफेसेस था उसके पास, 6। क्यूब पे आए तो कितना सरफेसेस था, 6। क्यूब से जब आप सिलेंडर पे आए तो कितना फेस हो गया, 3। सिलेंडर से कोन पे आए तो कितना फेस हो गया, 2। और उससे जब आप स्फीयर पे आओगे ना, तो टेक्निकली यू विल फील कि एक ही फेस है इसके पास। सोच के देखो, इसके पास में 2 अलग अलग फेस हैं। आप बता सकते हैं मेरे को ये वाला एक फेस है, वो वाला दूसरा फेस है? नो। तो इसके पास में तो ओवरऑल कंटिन्यूस एक ही फेस है, और उस फेस का जो टोटल एरिया है वो हम कितना मान के चलेंगे, हमेशा 4 पाई आर स्क्वायर। कितना मान के चलेंगे बताओ, 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम का भी डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है कि 4/3 पाई आर क्यूब। इसके अंदर में कर्व्ड सरफेस एरिया, ओपन सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, उसमें कोई भी नौटंकी नहीं होगा। क्यों? छोड़ने के लिए सरफेस है ही नहीं। आया बात समझ? ओवरऑल एक ही कंटिन्यूस फेस है, इसीलिए बस एक ही सरफेस एरिया का फॉर्मूला है इसका कि टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद में इसी से मिलता जुलता एक और आदमी है जिसका नाम क्या है, हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर का क्या मतलब है, उस चीज को आप ऐसे सोचो कि ये मान लो कि नींबू है। अब पूरा नींबू को अगर एक साथ देखते हो तो वो आपको स्फीयर का फील देगा, लेकिन उसी नींबू को आप सपोज करो कि कोई धार वाला चक्कू या ब्लेड लेके बीचों बीच अगर काट देते हो तो ये इसका 2 टुकड़ा हो जाएगा। और वो जो दोनों टुकड़ा है आपका, वो दोनों टुकड़ा को आप इंडिविजुअली क्या बोल सकते हो, हेमिस्फीयर। क्लियर मेरे ख्याल में। अब हेमिस्फीयर के अंदर में क्या होता है कि एक थोड़ा सा अजीबोगरीब चीज है, इसको थोड़ा समझने का ट्राई करो, देखना ध्यान से। मान लो कि ये था आपका स्फीयर, ठीक है। यहां से इसको आपने काटा, और काटने के बाद में यहां से आपने 2 हेमिस्फीयर बनाए, ठीक है। तो हेमिस्फीयर जो आप देखेंगे वो मेरे ख्याल में देखने में ऐसा होगा, देखो कि ये तो साथ में सपोज करो कि ऐसा, और ऊपर भी सपोज करो कि ऐसा, और साथ में सपोज करो कि ऐसा। अब आप एक बार रिकॉल करो कि सरफेस एरिया मैंने आपको शुरू में मीनिंग क्या समझाया, सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल द फेसेस, ठीक है। इसका जब आप बात करोगे तो अंदर वाले किसी भी एरिया को क्या आप टच कर पा रहे हो, क्या वो आपके एक्सेस में है, नहीं। तो जब कोई मेरे से इसका सरफेस एरिया पूछेगा ना, तो अंदर के किसी भी रीजन का एरिया मैं काउंट नहीं करूंगा। लेकिन काटने के बाद में क्या हुआ कि वो जो अंदर का सरफेस पहले मेरे लिए एक्सेसिबल नहीं था, अब कटने के बाद में वो मेरे लिए एक्सेसिबल है। आया बात समझ? तो इसके सरफेस एरिया का जब हम चर्चा करेंगे तो देखो कैसे चर्चा होगा, समझना इस चीज को। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या था बताओ, 4 पाई आर स्क्वायर। और इसको सोचो आपकी ये नींबू है, और बाहर वाला जो पार्ट है वो नींबू का छिलका है, ठीक है। तो उस नींबू का ये जो छिलका वाला पार्ट होगा, तो सिंस पूरा का पूरा 4 पाई आर स्क्वायर था, 2 इक्वल पार्ट में नींबू डिवाइड हो गया, तो छिलका वाला पार्ट अभी भी कितना रहेगा, 2 पाई आर स्क्वायर, और ये वाला पार्ट भी 2 पाई आर स्क्वायर। इसके पल्प वाला पार्ट पहले मेरे लिए एक्सेसिबल था ही नहीं, तो उसको मैं एरिया में काउंट ही नहीं कर रहा था। लेकिन कटने के बाद में जब ये 2 पार्ट ऐसे हो गया, तो अब मेरे को लगता है कि पल्प वाला पार्ट भी एक्सेसिबल है मेरे को। आया बात समझ? और ये जो पल्प वाला रीजन है, ये बेसिकली 2D के हिसाब से कौन सा शेप होगा, सोचो, सर्कल। और सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो कोई मेरे से पूछे कि हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना हो, तो मैं बोलूंगा कि देखो पल्प का एरिया प्लस छिलका का एरिया, तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा बताओ, 3 पाई आर स्क्वायर। ये चीज को समझ के रखना होगा, ठीक है, कि हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 3 पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। और कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा एरिया है, जो नींबू के छिलके का एरिया हो। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? फिर इसका टोटल वॉल्यूम कितना था बताओ, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम में ज्यादा माथा पिची नहीं है, 2/3 पाई आर क्यूब। देखो आया समझ के नहीं आया? क्लियर है? एक बार इसको रीड कर लो थोड़ा सा। कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, कैसा है मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है? क्लियर मेरे ख्याल में ये वाला। मैं अगर एक बार वापस से पूछूं आपको कि हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया बताओ, 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया बताओ 3 पाई आर स्क्वायर, कंफ्यूजन तो नहीं है। कर्व्ड सरफेस एरिया में कौन सा पार्ट आता है, नींबू का छिलका। बोलो नींबू का छिलका क्या आता है कर्व्ड सरफेस एरिया में, नींबू का छिलका। और पाई आर स्क्वायर बढ़ क्यों जाता है, क्योंकि अब पल्प वाला पार्ट भी जो है वो एक्सेसिबल मेरे को है।
क्लियर मेरे ख्याल में। वॉल्यूम का क्या रहेगा, कितना रहेगा वॉल्यूम, 2/3 पाई आर क्यूब। अब ये तो हो गया देखो कि सारा का सारा स्टैंडर्ड 3D फिगर्स का सरफेस एरिया और वॉल्यूम का फॉर्मूला। लेकिन क्या है कि इनका जो डायरेक्ट यूज है ना वो क्लास 9 के सिलेबस का पार्ट था। 10 में क्या है कि आपको इनको डायरेक्टली यूज नहीं कर, 10 में एक और नया चीज सीखना है, वो क्या है देखते हैं थोड़ा सा। पहले तो आप देखो कि एक दो सिंपल बात है वो हमेशा दिमाग में रखना कि वॉल्यूम का जो भी यूनिट आप लिखोगे वो हमेशा क्यूब में होना चाहिए, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, इस टाइप का। और वॉल्यूम का एक और अजीबोगरीब यूनिट है, उसका नाम है लीटर। और लीटर, सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब और लीटर, इन सारे के बीच का रिलेशनशिप भी मैंने लिख के छोड़ दिया है, इसको आज के बाद में आप याद रखें। 1 लीटर इज इक्वल्स टू क्या होगा आपके लिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होगा आपके लिए 1000 लीटर। और अल्टीमेटली सॉल्व करके ये होता है 1 किलो लीटर। 1000 मतलब किलो होता है, इसलिए 1 किलो लीटर। और सेंटीमीटर क्यूब में भी अगर आप जाओगे तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इट इज 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। इसको थोड़ा याद रखें। अगला चीज है कि एरिया का यूनिट हमेशा कैसा होगा बताओ, स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, उस टाइप का। और वॉल्यूम का मैंने कितना बोला आपको, क्यूब, कुछ भी हो क्यूब। ठीक है, इसके अलावा एक चीज है देखो कि क्लास 10 में जो आपको पढ़ना है उसका एक्चुअल नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ 3D ऑब्जेक्ट्स। क्या बोल रहा हूं बताओ, कॉम्बिनेशन ऑफ 3D ऑब्जेक्ट्स। 9 में जो आप पढ़ा रहे थे वो था डायरेक्ट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो आपको सारा फॉर्मूला समझना है, एक सिंपल सा सिचुएशन बताया रहेगा, आप फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। 10 में लेकिन जो आपको एक्चुअली पढ़ना है ना उसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। क्या नाम है बताओ, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, एंड बाय सॉलिड्स वी मीन 3D फिगर्स। अब किसी भी दो 3D फिगर को कंबाइन करने का दो तरीका है, एक आपकी दो फिगर को आप चिपका सकते हैं पेस्टिंग, और दूसरा है कि एकदम से आग वाग लगा के पहले आप पिघला दीजिए और पूरा शेप ही चेंज कर दीजिए। अभी टेक्निकली इस साल की किताब के हिसाब से मेल्टिंग को वो लोग पूरा किताब में से गायब ही कर दिया, सिर्फ पेस्टिंग को ही रखा है। पेस्टिंग का ही हमको सरफेस एरिया सीखना है, पेस्टिंग का ही हमको मेल्टिंग भी मतलब वॉल्यूम भी सीखना है, मेल्टिंग का कुछ नहीं सीखना। हालांकि मैं आपको मेल्टिंग का कुछ क्वेश्चंस करा के छोड़ूंगा सेफ साइड रहने के लिए। ठीक है, बाकी ये दो तरीका है आपके दो सॉलिड को कंबाइन करने का। एक क्या है बताओ, पेस्टिंग, दूसरा क्या है बताओ, मेल्टिंग। पेस्टिंग का मतलब क्या होता है उस चीज को आप इस डायग्राम से समझो। जैसे इस ग्रीन वाले पार्ट का अगर मैं आपसे पूछूं कि ये देखने में आपको कैसा लग रहा है, कौन बोलोगे आप, ये देखने में कैसा लग रहा है MS पे। लेकिन दोनों को फेविकॉल लगा के अगर ऐसे चिपका देते हो तो इसको हम टॉय बोल दें। अब बोलोगे सर दोनों में फर्क क्या है, तो देखो फर्क क्या है। इसका कोई अगर मेरे से पूछता कि सरफेस एरिया क्या हो, तो कर्व वाला पार्ट भी मेरे को एक्सेसिबल था, बेस वाला सर्कल भी मेरे को एक्सेसिबल था, तो मैं बोलता कि इसका सरफेस एरिया πrl + πr, इसका सरफेस एरिया 3πr²। लेकिन चिपकाने के बाद जो ये बना इसका सरफेस एरिया क्या हो। अब सोचो आपकी कौन सा एरिया आपको एक्सेसिबल है, इस वाले के लिए इसका CS है, और इसका भी छिलका वाला पार्ट ही एक्सेसिबल है। ये जो बीच वाला पार्ट था जो पहले एक्सेसिबल था, क्या अब वो एक्सेसिबल है, नहीं। तो इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सोचो πrl + 2πr²। ये चीज में क्लियर रहना है आप कि पेस्टिंग के बाद में नया क्या बन रहा है वो सोचना है, और जो भी नया बन रहा है उसका जो जो पार्ट आपको एक्सेसिबल है बस उन सारे पार्ट्स को आप ऐसे एरिया काउंट करोगे और उन्हीं पार्ट्स का फॉर्मूला लगाओ। क्लियर मेरे ख्याल। और इसका एक वॉल्यूम से रिलेटेड भी रिजल्ट है। देखो सरफेस एरिया का तो वैसे मैं टेक्निकली बताऊं ना, तो जब भी आप दो ऑब्जेक्ट को चिपका रहे हो ना, तो नए वाले ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया क्या होगा ये आपको लॉजिकली ऑन स्पॉट खुद से सोचना पड़ेगा। इसका कोई जनरल अप्रोच नहीं है, क्योंकि कैसे चिपकाया है, क्या किया नहीं किया, डिपेंडिंग ऑन दैट नए वाले फिगर का सरफेस एरिया कुछ भी हो सकता है। नए वाले फिगर के लिए एक ही बात याद रखेंगे कि चिपकाने के बाद जो नया बना उसमें जिस पार्ट को आप टच कर पा रहे हो, जो आपको अलाउड है टच करना, जहां तक आपका हाथ पहुंच रहा है, बस वही पार्ट्स को आप सरफेस एरिया में काउंट करोगे। जिस पार्ट का एक्सेस बंद हो गया है, हो सकता है कि वो पहले सरफेस एरिया में काउंट हो रहा था लेकिन अब वो सरफेस एरिया में काउंट नहीं है। ये चीज क्लियर रखना है सरफेस एरिया के लिए। वॉल्यूम के लेकिन ऐसा है वॉल्यूम के लिए कि टोटल इनिशियल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू टोटल फाइनल वॉल्यूम, यानी कि फाइनल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इज इक्वल्स टू जिस ऑब्जेक्ट को चिपका के ये बना है ना उनकी इंडिविजुअल वॉल्यूम का सम। ये चीज हमेशा एप्लीकेबल, चाहे कैसे भी चिपकाओ। सरफेस एरिया के लिए ऐसा नहीं कह सकते। सरफेस एरिया लॉजिकली सोचना होगा कि नया क्या बना, उसके लिए कौन सा पार्ट एक्सेसिबल है, जो एक्सेसिबल है उसके एरिया का सम टोटल विल बी नया वाला का सरफेस एरिया। लेकिन वॉल्यूम के लिए हमेशा बोल सकते हैं कि टोटल इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल वॉल्यूम। जो फिगर इन्वॉल्व था सबके वॉल्यूम का सम इज इक्वल्स टू नए वाले फिगर का वॉल्यूम। क्लियर मेरे ख्याल में। चलो आज यहाँ रुक जाएंगे।